जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। Recording in progress. लास्ट टाइम हमने बजट में मटेरियल यूजेज बजट डिस्कस किया था और उसकी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल एक हम लिखी थी, वही मैंने आज दोबारा कॉपी की है, वहीं से मैं स्टार्ट लूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। एपीसी कंपनी इंटेंड्स टू प्रोड्यूस 20,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट अल्फा and 25,000 units of product beta. The standard quantities and prices to produce 1 unit of both products are given in the following table. अब यहाँ पर ये एक टेबल में दो मटेरियल यूज हो रहे हैं। अल्फा में 2 kg और 3 kg मटेरियल लगेगा ए और बी, और बीटा 1 kg और 4 kg। ठीक है, हमें बनाना क्या है, मटेरियल यूजेज बजट बनाना है इन क्वांटिटीज केजीज में और इन रुपीस यानी अमाउंट्स में हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो उसी तरह एक टेबल बनाएंगे हम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मटेरियल्स लिखते हैं, क्योंकि हमने मटेरियल्स पॉइंट ऑफ व्यू से बजट बनाना है। और हमारे पास दो मटेरियल हैं, मटेरियल ए एंड मटेरियल बी। ठीक है, जबकि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो दो हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, और इनमें कितनी कितनी क्वांटिटीज बननी है वो भी हमारे पास लिखी हुई है कि अल्फा के 20,000 यूनिट बनाने हैं और बीटा के 25,000 यूनिट हमने बनाने हैं। अब सबसे पहले मैं मटेरियल लेता हूं अल्फा प्रोडक्ट। ठीक है जी, देखिए अल्फा प्रोडक्ट के टोटल यूनिट्स जो हमने बनाने हैं, ये क्वेश्चन में आप देख सकते हो 20,000 यूनिट्स we have to produce the 20,000 unit, and in order to produce 1 unit of alpha, 2 kg of material A and 3 kg of material B is required. So we have to multiply the 20,000 with 2 and 20,000 by 3 in order to calculate the values of material consumption of A and B respectively. यानी अब A की हम कैलकुलेशन करेंगे तो 20,000 यूनिट बनाने हैं, और एक यूनिट बनाने के लिए अल्फा यानी मटेरियल ए के 2 kg लगेंगे 20,000 यूनिट ऑफ अल्फा को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है जी, ये 40,000 kg यूज होगा। यहां मैं इसके ना आपके सामने 20,000 यूनिट्स भी लिख देता हूं। अल्फा 20,000 यूनिट के लिए मटेरियल ए 40,000 यूनिट लगेंगे, और मटेरियल बी 3 kg यूज होगा। दिस वन मटेरियल बी 3 kg, सो 20,000 into 3। ठीक है, ये भी सिर्फ कैलकुलेशन हुई है अल्फा प्रोडक्ट की। सेम इसी तरह हम बीटा को लेते हैं। बीटा के हमने 25,000 यूनिट बनाने, और हमारे पास डेटा ये बता रहा है कि 1 kg मटेरियल ए यूज होगा बीटा के एक यूनिट को बनाने के लिए, और 4 kg मटेरियल बी यूज होगा। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, 25,000 बीटा के यूनिट बनाने हैं और मटेरियल ए सिर्फ 1 kg यूज होगा। सो 25,000 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए आई नीड 25,000 kg ऑफ मटेरियल ए। Similarly, in order to produce 25,000 units of beta, I need 4 kg of material। इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूं 100,000, तो टोटल मटेरियल या यूजेज इन केजी जो है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। यानी मटेरियल ए मुझे कितना चाहिए, 40,000 प्लस 25,000 65,000, एंड बी को देखें तो ये हमारे पास 160,000 आ रहा है। ठीक है जी, अब ये हमारे पास बजट बन चुका है ए और बी का, और क्वांटिटीज को हम टोटल नहीं करेंगे क्योंकि ए की क्वांटिटी केजी में डिफरेंट है और बी की डिफरेंट है। इसको टोटल नहीं करेंगे क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक केजी में हो किसी क्वेश्चन में और एक लीटर में। ठीक है, तो ये यूजेज इन क्वांटिटीज है। यहां मैंने केजी इसलिए लिखा कि ये दोनों केजी में है, इसको टोटल नहीं करेंगे। लेकिन अब मुझे इसको अमाउंट में कैलकुलेट करना। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द अमाउंट आई नीड अ स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ मटेरियल ए एंड बी। अब क्वेश्चन में देखें, स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल ए इज ₹10 एंड मटेरियल बी 5, मटेरियल बी ₹5 रिस्पेक्टिवली। ये ₹10 है, ये ₹5 है।
जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस इज अ यूजेज बजट इन रुपीज। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 65,000 इंटू 10 इज 650,000 और 160,000 इंटू 5 दैट इज 800,000। इस अमाउंट को अलबत्ता मैं टोटल जरूर कर लूंगा कि टोटल मटेरियल जो मेरा लगेगा, चाहे वो ए है या बी है, पूरे इस पीरियड में टोटल मटेरियल जो है वो 1450,000 का हमारा लगेगा, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, अब इसमें ये भी आंसर है जो यूजेज बजट इन केजी निकाला है, इसको भी हाईलाइट करता हूं, और इन रुपीज जो निकाला है ये भी मेरा आंसर है। ठीक है, और ये टोटल भी इसको हमने कर दिया। जब आप एक से ज्यादा क्वांटिटीज हो आपकी, तो आप इजीली उसको मल्टीप्लाई करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। बट एक चीज आप इसमें नोट करोगे कि मटेरियल यूसेज बजट इज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन बजट, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट बजट आता है जी मटेरियल परचेज बजट। जनरली हमारे माइंड में आता है कि जितनी क्वांटिटी हमने परचेज करनी है उतनी हमें बाय भी करनी होगी। तो इसमें क्या फर्क है? मटेरियल परचेज बजट शुड बी इक्वल टू मटेरियल यूसेज बजट, बट ऑलवेज रिमेंबर द कंपनी हैज अ पॉलिसी ऑफ मेंटेनिंग द स्टॉक एज वेल ऑफ मटेरियल। यानी ये नहीं है कि जितने केजी मुझे चाहिए, लाइक मुझे 65,000 केजी चाहिए, मैं 65 पूरे साल में बाय करूंगा। ये भी तो पॉसिबिलिटी है हमारे पास के, और हमारे पास प्रीवियस जो पीरियड एंड हुआ है, जो लास्ट ईयर एंड हुआ है, उसका कोई मटेरियल ए जो है वो अभी यूज ना हुआ हो, तो इसका मतलब वो मुझे परचेज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो इसमें इंक्लूड है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि कंपनी ने कुछ पॉलिसी जो रखी है उसके मुताबिक मुझे क्लोजिंग स्टॉक भी रखना है, और उसके लिए ऑब्वियसली मुझे उसको ऐड करना चाहिए। तो लिहाजा परचेज बजट जो है दैट इज बेस्ड ऑन मटेरियल यूजेज बजट। हम इसका फॉर्मूला इस तरह बनाते हैं, मटेरियल यूजेज बजट इन क्वांटिटीज। ठीक है जी, और इसमें ऐड करते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। जब इसको प्लस कर लेंगे तो उसमें अब ये क्यों ऐड कर रहे हैं, देखें मटेरियल यूसेज बजट हमने क्यों लिया कि मुझे 65,000, हम खुद कह रहे हैं कि अगर इसको एग्जांपल लूं कि मटेरियल ए मुझे 65,000 केजी चाहिए, अब मुझे ऑब्वियसली यूज करना है तो मुझे खरीदना पड़ेगा, इसलिए परचेस में भी आएगा। लेकिन कंपनी की जो पॉलिसी है क्लोजिंग इन्वेंट्री की, वो भी मुझे मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है, और इसमें से मैं लेस कर दूंगा ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स, और जब इसको लेस करूंगा दैट इज मटेरियल परचेज बजट इन क्वांटिटीज। और इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा प्राइस स्टैंडर्ड या बजटेड प्राइस पर यूनिट, तो मेरे पास मटेरियल परचेज बजट इन रुपीज आ जाएगा। यानी एक पूरा सीक्वेंस आपने लेके चलना है। लाइक मैं यहां पर इस एग्जांपल को नहीं ले रहा, वैसे एक वैल्यूज लिख रहा हूं कि सपोज मुझे 30,000 केजी जो है वो 3,000, चलो 30,000 केजी मटेरियल का रिक्वायर है। ठीक है, ये केजीज में मैंने लिखा केजी, और कंपनी की पॉलिसी ये है कि 10% ऑफ यूजेज जो है दैट शुड बी स्टॉक, यानी जितना आपने यूज करना है उसका 10% मेरे पास स्टॉक में भी होना चाहिए। इसका मतलब 30,000 जो मैंने यूज करना है उसे भी मुझे बाय करना होगा, और जितना 10% मैंने उसको इन्वेंट्री में रखना है वो मुझे बाय करना पड़ेगा, यानी 3,000 केजी। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर लूं दैट इज इक्वल टू 33,000, दिस इज टोटल अमाउंट, और इसमें से मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल लेस कर देता हूं। सपोज ओपनिंग इन्वेंट्री इज 2,500 केजी, जो हमारे पास पिछले पीरियड से आ रही है। जब हम इसको लेस करेंगे तो दैट इज अ मटेरियल परचेज बजट इन क्वांटिटीज, यानी 30,500 केजी मुझे मटेरियल चाहिए।
परचेज करना होगा। अब अगर इसकी स्टैंडर्ड प्राइस 7 रुपीज है, तो जब मैं इसे 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, इट बिकम्स अ मटेरियल परचेज बजट इन रुपीज। दीज वैल्यूज आर टेकन एज अ सैंपल, ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें कि हम बजट कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब मैं प्रॉपर एग्जांपल्स भी लूंगा आपके सामने, और उन एग्जांपल्स के मुताबिक हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एग्जांपल फॉर मटेरियल परचेज बजट। ABC company intends to budgeted production for next period is given below. Product X and product Y। यानी ये हम बजट बना रहे हैं कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमने 3000 यूनिट प्रोडक्ट ए के बनाने हैं और नेक्स्ट पीरियड में, और 5000 यूनिट प्रोडक्ट बी के बनाने हैं। इसके बाद हम लिखते हैं जी कि मटेरियल रिक्वायर्ड to produce above products are given in following table and represents usage per unit। अब यहां पर मटेरियल ए 2 kg, इसको इस तरह कर लेते हैं, प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई। प्रोडक्ट एक्स को बनाने के लिए आई नीड 2 kg पर यूनिट, एक यूनिट को बनाने के लिए 2 kg, और प्रोडक्ट वाई 3 लीटर्स पर यूनिट। मटेरियल पी को बनाने के लिए we need 4 kg per unit and 5 liters per unit। और इससे आगे ही मैं लिख देता हूं स्टैंडर्ड प्राइस। मटेरियल ए की जो प्राइस है हम अज्यूम करते हैं वो 16 रुपीज पर केजी है, और मटेरियल बी की 9 रुपीज पर लीटर। That is an important line. Company's policy is to maintain raw material inventory equal to 10% of usage for material A and 8% for material B. Whereas opening inventory of material A was rupees 2500 kg and material B was rupees 4000 liters। यहां पर अब ये जो मैंने एग्जांपल लिया, इसमें मटेरियल यूजेज बजट भी हमें बनाना पड़ेगा, और उसके बाद हम उसको परचेज बजट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यहां पर रिक्वायरमेंट ये है, वी हैव टू प्रिपेयर मटेरियल यूजेज एंड परचेज बजट्स both in quantities and in amounts। This is the basically requirement of the question कि हमें मटेरियल यूजेज बजट भी बनाना है
और मटेरियल परचेज बजट भी बनाना है, और दोनों बजट जो हमने बनाने हैं दैट शुड बी इन क्वांटिटीज एंड अमाउंट्स, यानी क्वांटिटी में भी होंगी और अमाउंट में भी। ठीक है जी। ओके, ये जो क्वेश्चन है दिस, ये जो प्रोडक्ट एक्स लिखी है ये इन यूनिट्स है, राइट, ये यूनिट्स है। और मटेरियल ए जो है वो प्रोडक्ट एक्स को बनाने के लिए 2 kg मटेरियल जो है हमें चाहिए होगा। और यस, इसको मैं जी डेटा में चेंज करता हूं, आपने ठीक कहा। दिस वन, राइट, कि मटेरियल ए जो है प्रोडक्ट एक्स को बनाने के लिए हमें 2 kg मटेरियल चाहिए प्रोडक्ट एक्स को बनाने के लिए, और 3 लीटर्स मटेरियल बी चाहिए। और प्रोडक्ट वाई को बनाने के लिए 4 kg हमें मटेरियल ए चाहिए और 5 लीटर्स हमें मटेरियल बी चाहिए। और इसकी प्राइसेस जो है 16 और 9, ठीक है। और ये ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी हमने क्वेश्चन में ले ली, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसकी हम सॉल्यूशन करेंगे। और सबसे पहले ऑब्वियसली हमें बनाना है, ऊपर हेडिंग दूंगा मटेरियल यूसेज बजट इन क्वांटिटीज एंड इन रुपीज दोनों। ये भी हमने आज जैसे ऊपर एग्जांपल किया सेम उसी तरीके से करेंगे। हम मटेरियल वाइज बनाते हैं। हमारे पास 2 मटेरियल है, मटेरियल, अब इसको मैं कॉलम वाइज ले रहा हूं, इट बिकम्स इजियर। मटेरियल बी, ठीक है जी। और यहां पे हम प्रोडक्ट्स बनाएंगे, प्रोडक्ट्स लिखेंगे। हमने प्रोडक्ट्स 2 बनानी है, एक प्रोडक्ट एक्स और एक प्रोडक्ट वाई। और इसके कितने यूनिट्स बनाने हैं वो भी हम यहां लिख देते हैं। क्वेश्चन के मुताबिक प्रोडक्ट एक्स के आई हैव टू प्रिपेयर 3000 यूनिट और प्रोडक्ट वाई के हमें 5000 यूनिट्स बनाने हैं, ठीक है जी। ये डेटा से हमने उठा लिया कि कितने कितने यूनिट्स प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई के बनाने हैं। प्लीज कीप इन माइंड के प्रोडक्ट्स आर फिनिश गुड्स, जबकि मटेरियल्स जो है वो हम अलग से कैलकुलेट करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। टेबल हमारे सामने है मटेरियल ए, अभी मैं सिर्फ मटेरियल ए की कैलकुलेशन कर रहा हूं, इस ये दोनों अमाउंट्स। मटेरियल ए जो है प्रोडक्ट एक्स को बनाने के लिए 2 kg चाहिए। मटेरियल ए हमें 2 kg चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स। अब प्रोडक्ट एक्स के मैंने 3000 यूनिट बनाने हैं, तो 3000 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से, ये 6000 चाहिए मुझे केजी। और इसी तरह मटेरियल ए, अभी मैं ए की बात करूंगा, प्रोडक्ट वाई को बनाने के लिए आई नीड 4 kg ऑफ मटेरियल। in order to produce 1 unit of material Y, I need 4 kg of material A। तो मैं यहां से 5000 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, यानी 6000 kg मटेरियल A चाहिए होगा टोटल में मुझे X को प्रोड्यूस करने के लिए, बल्कि X के 3000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। और 20000 मटेरियल A रिक्वायर होगा in order to produce 5000 units of product Y। सेम इसी तरह कैलकुलेशन अब मटेरियल बी की लूंगा। और ये याद रखिएगा ए की जो कैलकुलेशन है वो केजी में है और बी की जो कैलकुलेशन है वो लीटर्स में है, ठीक है। वो यहां पर मैं लिखूंगा भी। अभी मटेरियल बी को देखें तो 3 लीटर चाहिए प्रोडक्ट एक्स को बनाने के लिए। आई नीड 3 kg ऑफ 3 लीटर्स ऑफ मटेरियल बी इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स। अब प्रोडक्ट एक्स के मुझे 3000 यूनिट बनाने हैं और इसमें 3 लीटर्स मुझे रिक्वायर होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। और इसी तरह मटेरियल बी जो है वो 5 लीटर्स रिक्वायर होगा इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट वाई। अब प्रोडक्ट वाई के मैंने 5000 यूनिट बनाने हैं और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 लीटर से। सो 25,000 लीटर मुझे मटेरियल बी चाहिए होगा। इसको जब मैं प्लस कर देता हूं, दैट इज 26,000 and 34,000,
This is the material usage budget in kg/liter. ठीक है, ये दोनों मैंने रिप्रेजेंट कर दी है कि जो फर्स्ट है वो केजी में है, सेकंड जो है वो लीटर में। अब मैंने इसी यूसेज बजट को, चूंकि बोथ बजट बनाने हैं और दोनों बजट जो हैं क्वांटिटीज में भी और अमाउंट में, तो ये पहला आंसर जो है वो मैंने कैलकुलेट किया, इसको मैं बोल्ड करता हूं, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी या लीटर। अब मटेरियल ए जो है उसकी प्राइस ऑब्वियसली केजी में होगी, जैसे मटेरियल ए देख सकते हो, इसकी जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो 16 रुपीज पर केजी है, और जो मटेरियल वाई है उसकी जो प्राइस है वो 9 पर लीटर है। इसको 9 से मल्टीप्लाई करता हूं। अब इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा 26,000 मटेरियल 26,000 केजी मटेरियल ए मुझे यूज करना होगा, और उस पे जो प्राइस मैंने पे करनी है वो 16 रुपीज है, तो 416 रुपीज आ गई, 416,000 रुपीज यूसेज बजट इन रुपीज। इसी तरीके से आई नीड 34,000 ऑफ मटीरियल 34,000 लीटर्स ऑफ मटीरियल बी, एंड द प्राइस इज रुपीज 9 पर लीटर। इसको मल्टीप्लाई किया तो 300,000 हमारी अमाउंट आ गई। सो दिस इज नॉन एज मटीरियल यूसेज बजट। ठीक है, और यहां से मैं एक सिंपल टोटल का कॉलम बनाऊंगा, और ये टोटल का कॉलम मैंने किसी को टोटल नहीं करना सिवाय अमाउंट के। 416 प्लस 306 यानी 722,000 यूनिट आई हैव टू प्रोड्यूस। ठीक है, आई हैव टू रुपीज ऑफ मटेरियल शुड बी कंज्यूम्ड या विल बी कंज्यूम्ड इन द नेक्स्ट पीरियड। ठीक है, इसको हमने क्लोज कर दिया। दिस इज द फाइनल बजट 722,000। ठीक है, 416,000 रुपीज का मटेरियल ए मुझे यूज करना होगा, और 306,000 का मटेरियल बी मुझे यूज करना होगा। दिस इज मटेरियल यूसेज बजट इन क्वांटिटीज एंड अमाउंट। ठीक है, दिस वाला ये क्वांटिटीज में है जिसको मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, और ये आपका इन रुपीज है। अब इसी तरह हमें दूसरा बजट बनाना है, मटेरियल परचेज बजट। अब परचेज बजट जैसे मैं जरा बैक पे आता हूं, मैंने जैसे बताया था कि इट इज बेस्ड ऑन यूसेज। मैं पहले यूसेज लूंगा और उसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री ऐड करूंगा और ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस करूंगा, तो पहले स्टेप पे अगेन मेरा मटेरियल परचेज बजट इन क्वांटिटीज आएगा, और उसके बाद उसी तरह प्राइस से मल्टीप्लाई करूंगा तो मटेरियल परचेज बजट इन यूनिट्स आ जाएगा। तो इसी तरह हम इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे सेकंड हेडिंग दूंगा मटेरियल परचेज बजट। इसमें भी हमें वही सेम डेटा चाहिए, बल्कि यहां पर तो हमें सिर्फ मटेरियल्स ही चाहिए। प्रोडक्ट्स के हिसाब से भी अगर मैं ना लूं तो कोई मसला नहीं। यहां पर सिर्फ और सिर्फ मैं मटेरियल ए और मटेरियल बी लूंगा, क्योंकि ये मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से बनना है। यहाँ प्रोडक्ट्स की जरूरत इसलिए नहीं है कि यूसेज बजट पर बेस करना है, और यूसेज बजट हम निकाल चुके हैं। मैं यहां लिखूंगा यूसेज बजट इन केजी लीटर, और ये ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है। आई नीड 26,000 kg of material A and 34,000 liters of material B। ये यूसेज बजट आ गया। अब ऑब्वियसली इसको हमने परचेज में क्यों लिया, क्योंकि जितना मैं एस्टिमेट लगा रहा हूं, मैं बजट बना रहा हूं कि जितनी क्वांटिटीज मुझे यूज करनी है, डेफिनेटली आई हैव टू बाय इट। और उसके बाद फिर मैं सेकंड स्टेज पर अब इसको पॉलिसी लगाता हूं क्लोजिंग इन्वेंट्री की। देखिए, कंपनीज पॉलिसी इज टू मेंटेन रॉ मटेरियल इन्वेंट्री इक्वल टू 10% ऑफ यूसेज फॉर मटेरियल ए एंड 8% फॉर मटेरियल बी। तो यानी हमारी कंपनी की पॉलिसी ये है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री जो होगी मटेरियल की वो ए की 10% होगी, जितनी यूसेज है उसका 10%। तो मैं इसका 10% लेता हूं 2600, और मटेरियल बी की जो पॉलिसी है एज पर क्वेश्चन वो 8% है,
और it means 2720 liters of material जो है that is the should be the closing inventory. जब मैं ये लिख रहा हूं कि ये closing inventory साल जब खत्म होगा, बजट पीरियड जब एंड होगा, तो मेरे पास इतनी क्वांटिटीज मौजूद होनी चाहिए, तो डेफिनेटली ये क्वांटिटीज भी मुझे बाय करनी पड़ेंगी। तो लिहाजा इसलिए हम इन दोनों को पहले ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद अब जो क्वांटिटी पिछले पीरियड से ट्रांसफर हो रही है, जैसे ये क्वेश्चन में लिखा 2500 एंड 4000, वो लेस कर देंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल that is equal to 2500 material A and 4000 liters material B. So ये 2500 यहां से लेस करेंगे और 4000 हम यहां से लेस करते हैं। तो now how much quantity is required to be purchased, वो मैंने कैलकुलेट कर ली। 26,100 kg of material A and 32,720 liters of material B. So that is material purchase budget in kg liter, यानी मटेरियल ए केजी में है और मटेरियल बी लीटर्स में। अच्छा, अब ये मेरा पहला बजट कंप्लीट हो गया परचेज के हवाले से कि ये मटेरियल परचेज बजट इन केजी कैलकुलेट हुआ, यानी क्वांटिटीज। इसको मैं हाईलाइट करता हूं और येलो कलर लगा रहा हूं कि ये आंसर है। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा उसी तरह, स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी स्लैश लीटर। इसकी प्राइस ऑलरेडी हमें मालूम है 16 है, 16 पर केजी, और बी की प्राइस 9 पर लीटर। अब जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो दैट इज द मटेरियल परचेज बजट इन रुपीस, यानी आई नीड टू बाय 417,600 rupees of material A and 480 जो है वो मटेरियल B. That is known as material purchase budget in rupees. ठीक है जी, ये हमारा बड़े सिंपल बजट होते हैं जो मैंने अभी आपके सामने बनाए। दैट इज द आंसर। ये मटेरियल परचेज बजट इन केजी और मटेरियल परचेज बजट इन रुपीस, और एंड पे उसी तरह हम टोटल का कॉलम बनाते हैं और टोटल सिर्फ मैं करूंगा अमाउंट्स को। आई नीड 712,8080 रुपीस ऑफ मटेरियल इन द बजट पीरियड, यानी बजट पीरियड में मुझे 7,12,080 रुपए का 712,080 अमाउंट का मटेरियल रिक्वायर होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आएंगे इस बजट के बाद, नेक्स्ट बजट हमारा डायरेक्ट लेबर बजट। ठीक है, ये भी जितने बजट मैंने आपके सामने डिस्कस किए, एक दफा उसको मैं रिपीट करता हूं। दैट इज प्रोडक्शन बजट हमने डिस्कस किया लास्ट लेक्चर्स में। उसके बाद फिर हमने, ये सब फंक्शनल बजट्स हैं। उसके बाद फिर हमने प्रोडक्शन के बाद रॉ मटेरियल यूजेज बजट डिस्कस किया, फिर रॉ मटेरियल परचेज बजट डिस्कस किया। ये फर्स्ट एलिमेंट है मेरा कॉस्ट का मटेरियल। सेकंड एलिमेंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज लेबर। ठीक है जी, अब जरा लेबर की तरफ आते हैं। डायरेक्ट लेबर बजट, बजट के हवाले से मुझे कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, कि जो मैं प्रोडक्ट्स बना रहा हूं, यानी अगेन इट इज बेस्ड, दिस बजट इज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन बजट। आपको याद होगा, थोड़ा सा रिकॉल कीजिएगा, मैंने आपको जब प्रोडक्शन बजट बना रहे थे, हम सीख रहे थे, तो उस वक्त मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि प्रोडक्शन बजट इज अ यूनिक बजट विच इज ओनली शोन या रिप्रेजेंटेड इन क्वांटिटीज, यानी वो सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स में होता है, वह अमाउंट में नहीं होता। अलबत्ता जितने जो भी प्रोडक्शन बजट है, जब भी मैं कॉस्टिंग बजट बनाऊंगा, चाहे डायरेक्ट मटेरियल बजट हो, डायरेक्ट लेबर बजट हो, प्रोडक्शन ओवरहेड बजट हो, इधर वो वेरिएबल बजट हो या फिक्स बजट हो,
उन तमाम बजट की जो बेस है वो मेरी प्रोडक्शन बजट है, यानी प्रोडक्शन को बेस बनाकर मैंने उस बजट को बनाना है। ठीक है, इसमें हम सिंपल क्या करेंगे, पहले हम लेंगे प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट, यानी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन तमाम प्रोडक्ट्स के मैं प्रोडक्शन इन यूनिट्स लूंगा, जो कि यकीनन मुझे कहां से मिलेंगे। इसके लिए बेस क्या होगी, प्रोडक्शन बजट, यानी प्रोडक्शन बजट बेस प्रोवाइड्स अ बेसिस ऑफ दिस फिगर, यानी प्रोडक्शन इन यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट। इसके बाद फिर हम इसमें हमें सेकंड इंफॉर्मेशन क्या चाहिए, ये जो मैं लिख रहा हूं, दैट इज नॉन एज इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डायरेक्ट लेबर बजट। ये पहली इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपके सामने लिखी, प्रोडक्शन इन यूनिट्स। सेकंड इंफॉर्मेशन मुझे क्या चाहिए, hours required to produce 1 unit of each product for each class of labor. Normally labor भी क्लासेस में डिवाइड हम करते हैं, लाइक स्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, इस तरह भी हो सकता है। यानी जितनी भी आपके पास जितनी भी लेवल की लेबर हैं, चाहे वो स्किल्ड है या सेमी स्किल्ड है या अनस्किल्ड है, उन तमाम की मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए कि इन यूनिट को जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, जितने भी यूनिट्स उनको बनाने के लिए कितने आवर्स मुझे स्किल्ड लेबर के चाहिए, कितने आवर्स मुझे अनस्किल्ड लेबर के चाहिए और कितने सेमी स्किल्ड के चाहिए। जब मैं इन दो इंफॉर्मेशन को मल्टीप्लाई करूंगा, when above two information are multiplied, we get value of production direct labor budget in hours। ये अभी अमाउंट में नहीं निकला, ये पहला स्टेप है कि हम इसको पहले आवर्स में कैलकुलेट करेंगे, और जब आवर्स में कैलकुलेट हो गया, देन वी विल मल्टीप्लाई direct labor budgeted hours with rate per hour। रेट पर डायरेक्ट लेबर और मेरे पास ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन बजट बन जाएगी। ठीक है जी, ये इस समय खास तौर पे हाईलाइट करता हूँ, रेड कलर्स में लिखता हूँ कि बेसिकली ये जितनी मैंने कैलकुलेशन की है, तो इसको अगर मैं सम अप करूं एक समरी की फॉर्म में, तो ये क्या बनना चाहिए। मुझे सबसे पहले चाहिए प्रोडक्शन इन यूनिट्स, प्रोडक्शन बजट में लूंगा इन यूनिट्स, जितने भी प्रोडक्ट है उतने कॉलम बना लेंगे हम। उसके बाद उससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं और रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट, कि कितने आवर्स रिक्वायर्ड हैं, और ये आवर्स समटाइम आवर्स नहीं दिए होते, मिनट्स दिए होते, तो हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं आवर्स में, दैट इज अ सिंपल थिंग, उसको उसमें हम कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, और कन्वर्ट करने के बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास डायरेक्ट लेबर बजटेड आवर्स कैलकुलेट हो जाएंगे। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहला बजट मेरे पास कैलकुलेट हो चुका होगा, डायरेक्ट लेबर बजटेड आवर्स, और उसके बाद फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा स्टैंडर्ड रेट पर आवर, उससे जब मल्टीप्लाई करूंगा तो डेफिनेटली आई विल गेट डायरेक्ट लेबर बजट इन रुपीस और अमाउंट। ठीक है, तो ये जितना मैंने ऊपर लिखा है उसको मैंने इसको सम अप किया और समरी बना दी। ये वाले कॉन्सेप्ट हम यूज करते हुए बजट बनाएंगे। ठीक है, अब इसके लिए भी हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, इसको अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये अप्लाई होता है।
एबीसी, इसको भी दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं हम। पहले सिंपल एग्जांपल लेते हैं और फिर एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स की विथ सिंगल प्रोडक्ट। और उसके बाद फिर हम सेकंड स्टेज पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स में भी जाते हैं। एबीसी इज करेंटली प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट एक्स and its budgeted production will be 25,000 units. It is estimated that 2.5 labor hours shall be required to produce 1 unit of product X, whereas labor shall be paid at rupees 15 per hour. ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सी मैंने एग्जांपल ली कि एबीसी कंपनी जो है इस वक्त प्रोडक्ट एक्स बना रही है, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रही है, और उसकी जो प्रोडक्शन बजट है वो हमने एस्टिमेट लगाया कि 25,000 यूनिट्स शैल बी प्रोड्यूस्ड इन द नेक्स्ट पीरियड. इट इज एस्टिमेटेड दैट 2.5 लेबर आवर्स शैल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स. यानी इस प्रोडक्ट एक्स को बनाने के लिए, एक यूनिट को बनाने के लिए हमारा एस्टिमेट ये है कि वी नीड 2.5 लेबर आवर्स, whereas the rate of labor shall be rupees 15 per hour. जब इन सबको कंबाइन करूंगा इट बिकम्स अ लेबर बजट. तो इसके लिए रिक्वायरमेंट हम लिखते हैं प्रिपेयर लेबर बजट इन आवर्स एंड इन रुपीस. ठीक है, ओके जी. अब जैसे ऊपर समरी बनाई है, हम इसी को यूज करेंगे यहां पर. अब मुझे सबसे पहले चाहिए प्रोडक्शन बजट, जो कि यकीनन हमारा यूनिट्स में है. और प्रोडक्शन बजट ये कहता है जी वी हैव टू प्रिपेयर 25,000 यूनिट्स इन द नेक्स्ट पीरियड. ये यूनिट्स में है. इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं. आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट. ठीक है, एक यूनिट को बनाने के लिए हमें कितने आवर्स रिक्वायर्ड होंगे? एज पर क्वेश्चन इट इज एस्टिमेटेड दैट 2.5 लेबर आवर्स शैल बी रिक्वायर्ड. सो अगर 2.5 लेबर आवर्स हमें रिक्वायर्ड हैं, तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल आवर्स रिक्वायर्ड आ जाएंगे, जिसको डायरेक्ट लेबर बजट इन आवर्स होगा. डायरेक्ट लेबर बजट इन. ठीक है जी, ये पहला बजट मेरा बना अभी इस हिस्से में 62,500. and now I have to convert this budget in rupees. So then again I will multiply standard rate per hour. As per question, 15 रुपीस हम पे करेंगे पर आवर एस्टिमेटेड. ये एवरेज रेट होता है, ये याद रखिएगा, क्योंकि लेबर एक टाइप की भी हो तो सेम रेट नहीं होता. कुछ लेबर को हम कुछ ज्यादा पे कर रहे होते हैं, कुछ को कम पे कर रहे होते हैं. ये एवरेज रेट होता है जो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है. जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 937,500 shall become direct labor budget in rupees. ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल. अगेन जिस तरह मटेरियल की कैलकुलेशन की थी, सेम उसी स्टाइल में हमने लेबर की करनी है. लेकिन ये सिंपल एग्जांपल मैंने ली जहां पर सिंपल एक प्रोडक्ट आप बना रहे हैं और एक टाइप की लेबर आपके पास अवेलेबल है. ठीक है, यहां पर कोई मैंने टाइप्स ऑफ लेबर नहीं ली. अब अगर मैं इसमें कॉम्प्लेक्सिटी एग्जामिनर बढ़ाता है तो एग्जामिनर क्या करेगा कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स देगा और एक से ज्यादा आपको लेबर की टाइप देगा. लाइक स्किल और सेमी स्किल, स्किल और अनस्किल्ड, इस तरह दे सकता है. फर्दर अगर उसने कैलकुलेशन चेक करनी है, ओके देखिए,
मैं अब जब क्वेश्चंस देखता हूँ आप लोगों के तो उस पर मुझे थोड़ा सा ये एक इशू आता है कि आप लोग जैसे अभी एक स्टूडेंट ने मुझे लिखा है कि प्लीज इसको ज्यादा टाइम मत दें, ये बड़ा आसान टॉपिक है। सो ऑल द स्टूडेंट्स जो बैठे हैं मुझे सबको लेकर चलना होता है, इसलिए मैं हर एक को इक्वल टाइम दे रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आपका जो मुश्किल टॉपिक होंगे वहां पर भी ऐसे ही होगा, उसमें कोई मसला नहीं आएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट आइएगा जी। ओके, एग्जाम्पल विथ कॉम्प्लेक्सिटी। अब मैं इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करता हूँ, यानी मीन हेयर द प्रोडक्ट्स जो है आपकी एक से ज्यादा होंगी एंड वी नीड मोर देन वन टाइप ऑफ लेबर लाइक स्किल्ड और अनस्किल्ड वगैरह, हमें एक से ज्यादा लेबर चाहिए होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आइएगा एग्जाम्पल में आता हूँ। जरा ये एग्जाम्पल थोड़ी सी उससे लेंथी होगी डेफिनेटली, तो मैं जरा लिखता हूँ ABC provides the following data in order to prepare the direct labor budget for next period. Production budget in units. Product A 16,000. Product B 35,000. 30 minutes in order to produce 1 unit of product A, ABC requires 30 minutes of skilled labor and 75 minutes of unskilled labor. Similarly, 1 unit of product B shall require 15 minutes of skilled labor and 45 minutes of unskilled labor. Labor rate per hour shall be rupees 40 for skilled labor and rupees 20 for unskilled. अब ये सारा डाटा मैंने आपके सामने लिखा, इसको एक दफा फिर जरा देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई मिस्टेक ना रह गई, क्योंकि मैं सारा ये जबानी लिखता हूँ आपके सामने, कोई मेरे सामने चीज नहीं होती, इसलिए मैं एक दफा नजर देख लेते हैं कि प्रोडक्ट A 16,000 यूनिट, B 35,000 यूनिट, और अब 1 यूनिट आपको प्रोड्यूस अगर करना है प्रोडक्ट A का, तो कंपनी को 30 मिनट स्किल लेबर का टाइम चाहिए और 75 मिनट्स अनस्किल लेबर का टाइम चाहिए। सिमिलरली जब प्रोडक्ट बी मैं बनाऊंगा उसके लिए 15 मिनट्स मुझे स्किल्ड लेबर के चाहिए एंड 45 मिनट्स मुझे अनस्किल्ड लेबर के चाहिए, और लेबर रेट दिए। दैट्स ग्रेट, ये बिल्कुल ठीक है। अब इसमें हम रिक्वायर्ड करेंगे, रिक्वायर्ड प्रिपेयर डायरेक्ट लेबर बजट in hours and in
रुपीज। ठीक है जी। अब मुझे यहां पर अगेन उसी तरह जिस तरह हमने मटेरियल की टेबल बनाई है, दैट बिकम्स इजियर फॉर यू, उसी तरीके से हम बनाएंगे। सबसे पहले मैं प्रोडक्ट्स लिखता हूं कि हमने कौन कौन सी प्रोडक्ट बनानी है। वी हैव टू प्रिपेयर 2 प्रोडक्ट्स ए एंड बी। ठीक है, हमें 2 प्रोडक्ट्स बनानी है ए और बी, और इसके कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं वो प्रोडक्शन बजट से ले लेते हैं। ए के वी हैव टू प्रोड्यूस 16,000 यूनिट्स, और प्रोडक्ट बी के मैंने 35,000 यूनिट्स बनाने। ठीक है जी। इसको जब हम बजट में कन्वर्ट करते हैं तो अब बजट मुझे अलग बनाना पड़ेगा, स्किल्ड लेबर का सेपरेट और अनस्किल्ड का सेपरेट। तो मैं पहले सिर्फ स्किल्ड लेबर लेता हूं, स्किल्ड लेबर, राइट। अब ये मैंने जब यहां से रीड करना है ये 2 स्टेटमेंट, तो दोनों में स्किल्ड का जिक्र है। तो मैं पहले प्रोडक्ट ए को लेता हूं। देखें, स्किल्ड के सामने प्रोडक्ट ए के आई हैव टू प्रिपेयर द 16,000 यूनिट्स, और वो लिख रहे हैं 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 30 मिनट्स ऑफ स्किल्ड लेबर। ठीक है, यानी उसको प्रोड्यूस करने के लिए मुझे 30 मिनट्स चाहिए एक यूनिट को बनाने के लिए, एंड आई एम प्रोड्यूसिंग 16,000 यूनिट्स। So in order to produce 16,000 unit, how much hours are required? तो इसको मैं सिंपल ये करूंगा, मल्टीप्लाई करता हूं 30 से। जब इसको मैं 30 से मल्टीप्लाई करता हूं 16,000 को, तो ये आंसर अभी मिनट्स में आ रहा है, और इसको और आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 60, बिकॉज यू नो दैट 160 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर। तो जैसे मैं डिवाइड करता हूं तो 8,000 है। जिसको सिंपल अगर बड़ी सिंपल लैंग्वेज यूज करूं तो आधे घंटे में एक यूनिट अगर बनता है तो 16,000 यूनिट बनाने के लिए हाफ टाइम चाहिए होगा, राइट। इसी तरह प्रोडक्ट बी को भी देखिए, प्रोडक्ट बी को बनाने के लिए 15 मिनट्स चाहिए, 15 मिनट्स। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सेम 35,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 16, 8,750। ठीक है, अब यहां से ये तो स्किल्ड लेबर के ऑर्स आ गए, और इसको मैं टोटल भी कर सकता हूं क्योंकि ये सारे और स्किल्ड लेबर्स हैं। यानी मुझे 16,750 ऑर्स चाहिए स्किल्ड लेबर के, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 16,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए एंड 35,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी। सेम इन्हीं यूनिट्स को बनाने के लिए अनस्किल्ड लेबर ऑर्स मुझे कितने चाहिए वो भी जरा देख लेते हैं। अच्छा, अब सेम उसी स्टेटमेंट को लीजिएगा कि ए प्रोडक्ट को बनाने के लिए 75 मिनट्स चाहिए। 75 मिनट मीन मोर देन 1 आवर, यानी 1 आवर एंड 15 मिनट्स। लेकिन मैं इसको 75 पे ही कैलकुलेशन करूंगा, यानी 16,000 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 60, तो ये आवर्स में कन्वर्ट हो गया। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 16,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए, आई नीड 20,000 अनस्किल्ड लेबर्स। सिमिलरली प्रोडक्ट बी को देखें, तो प्रोडक्ट बी को बनाने के लिए हमें 45 मिनट्स ऑफ अनस्किल्ड लेबर चाहिए होंगे। तो 35,000 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 60, तो 26,250 अनस्किल्ड लेबर और मुझे रिक्वायर होंगे। अब जब मैं इसको ऐड करता हूं तो ये मेरा प्रोडक्शन बजट, सॉरी डायरेक्ट लेबर बजट बन गया इन आवर्स। ठीक है, और ये प्रोडक्ट देखिए, प्रोडक्ट सॉरी लेबर वाइज बना है कि स्किल्ड लेबर मुझे कितनी चाहिए होगी और अनस्किल्ड लेबर कितनी चाहिए होगी। और ये बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस कॉन्टेक्स्ट में कि अगर मुझे ये मालूम हो कि मुझे अगले साल में कितने और चाहिए, तो मैं उसको कैसे अरेंज करूंगा, क्या मार्केट में अवेलेबिलिटी है या हायर करने पड़ेंगे अभी से, या कब हायर करने पड़ेंगे, ये सारी चीजें जो है वो बजट पर बेस करती हैं। दैट इज व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके। ये एक्चुअली क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट ने किया, और बेसिकली ये जो मिनट्स हैं इसको ऑर्ड्स में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। 30/60 करेंगे ना तो ये ऑर्ड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, वही मैंने कैलकुलेशन में किया है। ठीक है, एक दफा फिर देख लीजिएगा।
ये 16,000 ये 8,000 कैसे आए हैं, इसकी कैलकुलेशन ये हाईलाइट करके मैं यहां लाता हूं, एक कैलकुलेशन शो कर रहा हूं। यानी 16,000 यूनिट मैंने बनाने, और एक यूनिट को बनाने के लिए 30 मिनट्स चाहिए, और इसको आवर्स में कन्वर्ट करना है तो 30/60। ये एक कैलकुलेशन जो है मैंने यहाँ आपके सामने शो कर दी। ओके, अच्छा, अब जब डायरेक्ट लेबर आवर्स मेरे पास कैलकुलेट हो गए बजट में डायरेक्ट लेबर के, इसको मल्टीप्लाई करता हूं मैं रेट पर लेबर आवर। अब रेट पर आवर कैलकुलेट करते हैं, हमें क्वेश्चन से लेते हैं, तो डायरेक्ट लेबर रेट पर आवर शैल बी 40 रुपीज पर स्किल्ड लेबर एंड 20 रुपीज फॉर अनस्किल्ड लेबर। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा, नाउ इट विल बिकम डायरेक्ट लेबर बजट इन रुपीज। अब इसको मल्टीप्लाई करने 16,750 इंटू 40, यानी 670,000 रुपीज अमाउंट मुझे बजट करनी पड़ेगी स्किल्ड लेबर के लिए, और 925,000 अनस्किल्ड के लिए। और जब इसको टोटल करूंगा तो दैट इज अ टोटल लेबर बजट। ठीक है, और हमेशा अमाउंट को टोटल किया जाता है, आवर्स को या पीछे जो हमने पढ़ा लेबर को, लेबर में मटेरियल में क्वांटिटीज को ये टोटल नहीं किया जाता, राइट। ये जो अमाउंट आ गई, दीज आर द आंसर्स। ये पहला बजट है, डायरेक्ट लेबर बजट इन आवर्स, एंड सेकंड डायरेक्ट लेबर बजट इन रुपीस। सो दिस इज द अनदर बजट जो अभी हमने डिस्कस किया, रॉ मटेरियल के बाद सेकंड मेजर एलिमेंट डायरेक्ट लेबर बजट। ठीक है, होपफुली आप लोग अंडरस्टैंड कर गए होंगे, इसमें कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। अच्छा, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर। देखें, एक इसकी मैं एग्जांपल से लेता हूं, जैसे आप फर्नीचर बना रहे हो और फर्नीचर के लिए आपको एक कारपेंटर चाहिए। कारपेंटर शैल बी ट्रीटेड या कंसीडर्ड एज अ स्किल्ड वर्कर, लेकिन अगर उसकी फिनिशिंग, पॉलिशिंग या कुछ और, जैसे आप लेबर के लिए मजदूरी जिसको कह ले, मजदूरी के लिए जो आप पर्सन हायर करेंगे, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अनस्किल्ड लेबर। जो उसको एक जगह से मूव करते हैं दूसरी जगह, उसको हम अनस्किल्ड लेबर कहते हैं। या उसका हेल्पिंग हैंड, जो हेल्प करने के लिए जो पर्सन रखेंगे, वो अनस्किल्ड होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं कंपैरिजन करूं स्किल्ड और अनस्किल्ड का, और इसमें सेमी स्किल्ड भी आएगा, तो देखिए, अगर हम एक सर्जन है, जब ऑपरेशन करता है, तो ऑपरेशन किसी भी पेशेंट का करना हो तो सर्जन करता है। सर्जन शैल बी ट्रीटेड एज स्किल्ड पर्सन या स्किल्ड लेबर। ठीक है, इसी तरीके से उसके साथ कुछ स्टाफ होता है जिसको पैरामेडिकल स्टाफ हम कहते हैं, जो उसको सर्विस, उसको फैसिलिटेट कर रहा होता है, उस पर्सन को हम सेमी स्किल्ड वर्कर्स भी कह सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ पैरामेडिकल के साथ कुछ स्टाफ एक्स्ट्रा भी होता है जो फर्दर फैसिलिटेशन कर रहा होता है, उसको हम अनस्किल्ड लेबर भी कह सकते हैं। ठीक है, ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, होपफुली आपको अंडरस्टैंड कर गए होंगे मेरा आंसर। अब नेक्स्ट बजट जो है, अच्छा, ये जो मैंने बजट बनाया है, ये एग्जामिनेशंस में कभी कभी आते हैं, फंक्शनल बजट। और स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊंगा कि रॉ मटेरियल बजट जो है, ये एग्जामिनेशन में ज्यादा आता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास प्रोडक्शन ओवरहेड बजट है। इसको भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड बजट और एक फिक्स्ड ओवरहेड प्रोडक्शन बजट। प्लीज रिमेंबर, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है कैलकुलेशन या मेथोडोलॉजी में। ठीक है, एक्चुअली व्हाट आर द ओवरहेड्स, व्हाट आर द प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये चीज आप पढ़ चुके हो अपने कॉस्ट अकाउंटिंग के सिलेबस में। ठीक है, तो थोड़ा सा ब्रीफली इसको हम डिफाइन करते हैं कि प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर इनडायरेक्ट कॉस्ट व्हिच shall be absorbed in the product with the help of costing techniques like absorption costing or activity based costing। ये कॉस्टिंग क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, आप पहले पढ़ चुके हो आपके प्रीवियस स्टडीज में कॉस्ट अकाउंटिंग में,
तो हम सिर्फ यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि प्रोडक्शन ओवरहेड क्या होता है। ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है। इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम आसान लफ्जों में मैं डिफाइन करूं तो ऐसी कॉस्ट विच कैन नॉट बी डायरेक्टली attributable to specific cost object. If my cost object is to calculate the cost of any product is a cost object. If a task is given to me to calculate the cost of a specific service, then this specific service shall become a cost object. कॉस्ट ऑब्जेक्ट हर उस चीज को कहा जाता है जिसकी आपने कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है। कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जो डायरेक्टली आप एट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो अभी हम पढ़ चुके हैं ऊपर दो बजट्स में, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। बट प्रोडक्शन ओवरहेड बजट डायरेक्टली एट्रीब्यूट नहीं हो सकती, ये इनडायरेक्ट वे से होती है। लाइक सिंपल है, मैं आपसे कहूंगा रेंट ऑफ फैक्ट्री। अब रेंट ऑफ फैक्ट्री तो आपने देना ही देना है, आप एक यूनिट भी नहीं बनाओगे तो आपको रेंट देना होगा। तो लिहाजा ऐसी कॉस्ट को मुझे प्रोडक्ट कॉस्ट में ऐड करने के लिए जो टेक्निक्स यूज करते हैं वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, राइट। अब प्रोडक्शन ओवरहेड बजट हम बनाते हैं वेरिएबल और फिक्स। इन दोनों के लिए टेक्निक वही है, क्योंकि दीज मैंने अभी वर्ड यूज किया, दीज आर एब्जॉर्ब्ड, यानी ये प्रोडक्ट के अंदर शामिल किए जाते हैं। और मोस्टली जब शामिल किए जाएंगे तो इसके लिए एब्जॉर्प्शन रेट चाहिए होता है, और एब्जॉर्प्शन रेट जो होता है मोस्टली पर लेबर और होता है। यानी इसका मतलब कि मैंने मोस्टली का लफ्ज यूज किया, ऑलवेज नहीं किया। देयर आर डिफरेंट बेसिस व्हिच कैन बी यूज्ड, लाइक इट कैन बी मशीन और इवन इट कैन बी अ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इट कैन बी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। लेकिन जो आपको बजट में देता है वो ज्यादा लेबर ऑर्स या मशीन ऑर्स देता है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन रेट पर लेबर और मशीन ऑर। तो अब इसके लिए मुझे इंफॉर्मेशन क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड बजट। अगेन उसी तरह मैं लिख रहा हूं, नंबर 1, आई नीड अ प्रोडक्शन बजट इन यूनिट्स, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स भी मैं कर देता हूं। जितनी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उनके कितने कितने यूनिट आप बनाएंगे, दिस इज अ प्रोडक्शन बजट। उसके बाद सेकंड इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, अगर अब ये बेस बड़ी जरूरी है, मैं एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूं, एब्जॉर्प्शन रेट अगर लेबर आवर्स पे है तो आई नीड अ लेबर आवर्स। मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए कि कितने लेबर आवर्स लगेंगे, यानी जो कि मैं लेबर बजट से लूंगा। और अगर मशीन आवर्स हैं तो फिर अलग कैलकुलेशन करनी होगी, यानी इफ एब्जॉर्प्शन rate is based on labor hours, then labor budget in hours is required, ठीक है। और अगर मैं लिखूं if absorption rate is based on machine hours, then machine hours to produce above units shall be required। दोनों चीजें क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर तो एब्जॉर्प्शन रेट बेस करता है लेबर आवर्स पे तो मुझे लेबर बजट चाहिए, और लेबर बजट रुपीस वाला नहीं चाहिए। जैसे ये लेबर बजट बना हुआ है 16,750 और 46,250 इन आवर्स, वो चाहिए होगा। और अगर एब्जॉर्प्शन रेट बेस कर रहा है मशीन आवर्स पर तो फिर मशीन आवर्स मुझे चाहिए होंगे कि इन यूनिट्स को बनाने के लिए मुझे कितने मशीन आवर्स रिक्वायर है, ठीक है। जब ये दो इंफॉर्मेशन आ जाएंगी तो थर्ड स्टेप पे मैं क्या करूंगा, आई विल मल्टीप्लाई, यानी वी विल मल्टीप्लाई प्रोडक्शन इन यूनिट्स विथ प्रोडक्शन इन यूनिट विथ, अच्छा ये तो मैंने ऊपर कर दिया, अब कर दूं तीसरा। थर्ड पॉइंट ये होगा कि ये जो मल्टीप्लाई ऑफ रिजल्ट्स विथ
एब्जॉर्प्शन रेट पर लेबर और मशीन आवर एज द केस में बी, यानी जो हमें केस जिस सिचुएशन दी होगी उस सिचुएशन के मुताबिक हम इसको लेंगे, ठीक है। यानी उसको या मल्टीप्लाई करेंगे, अब्जॉर्प्शन रेट अगर लेबर पे है तो लेबर आवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा, और अगर मशीन आ रहा है तो मशीन आवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा। और इसकी भी जरा हम ब्रीफ समरी बना लेते हैं जो आपको तकरीबन लेबर की तरह नजर आएगी, ठीक है। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा समरी में, अगर मैं यहीं से आपको समरी कॉपी कर लूं और एक्सप्लेन कर दूं तो थोड़ा सा टाइम हमारा सेव होगा। सो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे प्रोडक्शन बजट चाहिए इन यूनिट्स, और फिर आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट। अब यहाँ जो आवर्स है मैंने क्लैरिटी में नहीं लिखा कि लेबर आवर्स भी हो सकते हैं, मशीन आवर्स भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन कि वो मशीन आवर्स बेस है या लेबर आवर बेस है। तो मेरे पास यहाँ जो आंसर आएगा वो वेरिएबल ओवरहेड प्रोडक्शन बजट इन बजट इन आवर्स, राइट। इसको जब मैं स्टैंडर्ड रेट, ये जो रेट है पर आवर, इससे जो मल्टीप्लाई करूंगा, दिस रेट इज आल्सो नोन एज ओ ए आर। व्हाट इज ओ ए आर? ओ ए आर स्टैंड्स फॉर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। अच्छा, इसको मैं थोड़ा और क्लैरिटी में डाल देता हूं, ठीक है। इसको वी ओ ए आर कर लीजिएगा, यानी वेरिएबल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, राइट। यानी ये जो रेट आ रहा है वी ओ आर, जो अब यहां ऊपर जो हमने मल्टीप्लाई किया था वो लेबर रेट था, और यहां जो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं वो वेरिएबल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है। और जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा वेरिएबल ओवरहेड प्रोडक्शन बजट इन रुपीज। तो ये तकरीबन वही चीज आपको नजर आएगी जो लेबर में आपने कैलकुलेट की है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट another example which is related to, अब मैं इसमें भी दो एग्जांपल लेता हूं उसी तरीके से, एक सिंपल सी, और एक क्वेश्चन में हम लेबर आवर्स ले लेंगे और एक में मशीन आवर्स ले लेंगे ताकि मैं दोनों एक्सप्लेन कर सकूं। तो पहले जरा सिंपल एग्जांपल लेते हैं ताकि ये ऊपर जो मैकेनिज्म मैंने बताया इसको मैं आपको क्लियर कर सकूं। लाइक ए लिमिटेड has budgeted to produce 20,000 units of product B. 1 unit of product B requires 5 labor hours and 4 machine hours. Variable overhead absorption rate is rupees 16 per labor hour, ठीक है जी। मैंने यहाँ पर मशीन आवर्स लिए क्योंकि मैं इस एग्जांपल को 2 मरतबा करूंगा, ठीक है। एक दफा लेबर आवर्स से और एक मरतबा मशीन आवर्स से, ताकि आपको एक ही एग्जांपल में सिंपल में भी दोनों चीजें अंडरस्टैंड हो सके, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन स्टूडेंट ने किया, व्हाट इज द एब्जॉर्प्शन रेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड, ठीक है। एब्जॉर्प्शन रेट, ठीक है। अब प्रोडक्शन ओवरहेड्स जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये ऐसी कॉस्ट है जो डायरेक्टली प्रोडक्ट को एट्रीब्यूट नहीं की जा सकती।
तो हम एक रेट निकालते हैं कॉस्टिंग में और उस रेट के थ्रू हम प्रोडक्ट में एब्सॉर्ब करते हैं। लाइक मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, वैसे तो ये हिस्सा आप पढ़ चुके हो कॉस्टिंग में, मैं फिर रिपीट करता हूँ। देखें, आपने पूरे साल में बजट किया जी कि मेरा बजट जो है, बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड जो है वो 60,000 हो, ठीक है जी। और आपने फिर दूसरी तरफ बजट किया कि बजटेड मेरे लेबर आवर्स जो हैं, लेबर आवर्स वो 20,000 हो। तो हम यहां से रेट निकाल लेते हैं, VOAR, पर लेबर आवर, यानी ये रेट आ गया लाइक 60,000। अगर मैं एस्टिमेट लगा रहा हूं कि मेरे प्रोडक्शन ओवरहेड होंगे, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड होंगे और 20,000 लेबर आवर्स लगेंगे, तो ₹3 रेट आ गया। अब देखें होगा क्या, जब आप कोई भी यूनिट बनाते हो, जितने भी सॉरी जी प्लीज। तो ₹3 मैंने अभी ये समझा रहा था कि ₹3 हमारा वेरिएबल ओवरहेड एब्सॉर्प्शन रेट आ गया पर लेबर और। अब मैं एक यूनिट बना रहा हूँ, प्रोडक्ट बना रहा हूँ, और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए 20 आवर्स लगे, 20 आवर्स उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। मैं 20 × 3 करूंगा तो वो एब्सॉर्ब हो जाएगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सॉर्प्शन, ठीक है। तो जितने लेबर आवर्स लगेंगे उतने ही होगा, ठीक है। ठीक है। अब जैसे आपने लिखा कि थोड़ा टाइम हो गया, कॉस्ट पड़े हुए, तो मैं साथ साथ थोड़ा ब्रीफली उसको रिपीट करता जाता हूँ। तो जहां नहीं समझ आएगी आप क्वेश्चन कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि जितनी कोशिश कर सकता हूँ कि आपको समझा सकूं, ठीक है। अच्छा, बुक के हवाले से क्वेश्चन है तो मैं जरा एंड पे जाकर फिर आपको दोबारा बता दूंगा बुक के हवाले से भी, ठीक है। वैसे तो मैं साथ साथ आपको नोट्स देता जाऊंगा और उतना हिस्सा दूंगा जो आपके सिलेबस का, क्योंकि जो सीए की बुक वैसे रिकमेंडेड है, बट इट्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, तो आपके लिए हो सकता है कि वो समझना जरा मुश्किल हो, तो मैं उसी को अमेंड करके कुछ चीजें चेंज करके देता हूँ, क्वेश्चन अलग दे रहा हूँ। आप इसको इंशाल्लाह करें तो कभी मसला नहीं होगा, पेपर आराम से पास होना चाहिए। ओके जी, ठीक है। जी, निसार ने कुछ क्वेश्चन किया कि रिपीट इट, जरा प्लीज जरा टाइप कीजिएगा कि किस चीज को रिपीट करूं मैं, ताकि मैं उसी को रिपीट करूं। ओके ओके, ये 3 आवर्स वाला, ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ। देखिए, अब मैं एक यहाँ से लेके चल रहा हूँ कि हमने ये एस्टिमेट लगाया कि मेरे पूरे साल में या पूरे मंथ में जो भी पीरियड है, से कोई कंसर्न नहीं, 60,000 मेरे प्रोडक्शन और यानी कॉस्ट लगेगी और 20,000 और होगी। इसका मतलब पर और कॉस्ट मेरी ₹3 होगी, ठीक है। जैसे सिंपल सी बात है कि आप कहीं पे ट्रेवल करते हो और आप गाड़ी लेके निकलते हो, आप कहते हो जी कि मेरा 10,000 का पेट्रोल लगेगा, आप पर किलोमीटर निकालना चाहते हैं कि 10,000 का पेट्रोल लगेगा और जो मेरा ट्रेवल है वो 1,000 है, तो 120 को जितनी कॉस्ट लगी है उसको 1,000 पे करेंगे तो रेट आ जाएगा। अब इसका मतलब जैसे ही आप ड्राइव करते जाओगे गाड़ी, तो अगर वो ₹5 रेट आ रहा है तो हर किलोमीटर के बाद ₹5 आप कंज्यूम कर चुके हो। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लगाते हैं कि मैं जैसे ही ₹3 रेट आया, अब जब मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा जितने लेबर और लगते जाएंगे मैं ₹3 ऐड करता जाऊंगा। अब एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 20 आवर्स लगे मुझे, तो 20 × 3 ₹60 की मैं प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट उसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है जी। ओके जी, अब आइएगा इस क्वेश्चन में। तो रिक्वायरमेंट ये है, प्रिपेयर वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड बजट, और इसको ऑर्स में नहीं बनाया जाता, इसको रुपीज में बनाया जाता है, ठीक है। ऑर्स वैसे कैलकुलेट किए जाते हैं लेकिन रुपीज में आएगा, और मैं लिख रहा हूं यहां स्पेसिफिकली बेस्ड ऑन लेबर ऑर्स एब्जॉर्प्शन रेट। देखिए, जिस तरह मैंने ऊपर लिखा था सेम उसी समरी को उठा रहा हूं, प्रोडक्शन बजट
इन यूनिट्स मुझे चाहिए, यानी कितने यूनिट मैंने नेक्स्ट पीरियड में प्रोड्यूस करने हैं। एज पर क्वेश्चन ए लिमिटेड ने जो बजट किया है वो 20,000 यूनिट्स हैं। और एक यूनिट को बनाने के लिए अब देखिए रिक्वायरमेंट बड़ी जरूरी है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड बजट बेस्ड ऑन लेबर और अब्जॉर्प्शन रेट। मुझे सिर्फ लेबर और चाहिए। क्वेश्चन के अंदर मैंने दो इंफॉर्मेशन दी हैं। 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी requires 5 labor hours and 4 machine hours. I will not account for the machine hours. I will only account for the labor hours. तो मैं यहां पर लिखता हूं मल्टीप्लाई लेबर hours to produce 1 यूनिट। अब एक यूनिट को बनाने के लिए मुझे कितने लेबर आवर्स चाहिए एज पर क्वेश्चन 5। जब मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये टोटल लेबर आवर्स आ जाएंगे, और इसको मैं कोई बजट का नाम नहीं दूंगा। ठीक है जी, ये लेबर, ये इसको मैं कोई लेबर का बजट नहीं कह रहा, ये लेबर बजट ऊपर आ चुका होगा। ठीक है, ये आगे लेबर आवर्स रिक्वायर्ड, सिर्फ इतना जॉब्स लिखा। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं वेरिएबल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर लेबर आवर एज पर क्वेश्चन। रेट इज ₹16। जब मैं इसको 16 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 1.6 मिलियन इज द वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड बजट। दिस वन। और इसमें हम यही आंसर होगा, इसके ऊपर 100,000 में आंसर में नहीं लिखूंगा। ठीक है जी। जी, VOAR को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि VOAR को जरा दोबारा रिपीट कर दें। देखिए हमारे ओवरहेड्स दो किस्म के होते हैं, एक्सपेंसेस कह लें, प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेस दो किस्म के होते हैं। एक होता है फिक्स नेचर का, यानी ऐसा एक्सपेंस जो प्रोडक्शन ज्यादा करूं या कम करूं उसमें कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, कॉस्ट सेम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, जब आप फैक्ट्री रेंट पे करते हो, सैलरी ऑफ सुपरवाइजर पे करते हो, इन तमाम एक्सपेंसेस का प्रोडक्शन से रिलेटेड जरूर है, लेकिन प्रोडक्शन यूनिट ज्यादा या कम होने से कॉस्ट में कोई इफेक्ट नहीं आता। इसको हम फिक्स कॉस्ट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, सेकेंडली वेरिएबल, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो प्रोडक्शन के साथ साथ होते हैं। प्रोडक्शन ज्यादा करोगे एक्सपेंस ज्यादा होंगे, प्रोडक्शन कम करोगे कॉस्ट कम होगी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, अब प्रोडक्शन ज्यादा करोगे मशीन ज्यादा यूज होगी। ठीक है, और मशीन कम यूज करोगे और कम यूज होंगे, कम इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी। ओके। अच्छा, उसके बाद ये अभी स्टूडेंट ने कहा जी कि एक हमने मशीन आवर जो है उसको क्यों नहीं लिया, वो अभी मैं लेने लगा हूं। ठीक है, मैंने क्वेश्चन एक ही बनाया, हम इसको दो तरीके से, मैंने पहले कहा था कि हम इसको 2 मरतबा सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब मैं रिक्वायरमेंट फिर ले रहा हूं। मैं लिखता हूं जी प्रिपेयर वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड बजट बेस्ड ऑन मशीन और एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ ₹20 पर आवर। इसका अब मैं अगर बेस बनाता हूं लेबर को, मशीन को, तो मशीन और भी चाहिए मुझे, मशीन और का रेट चाहिए, वो ऊपर क्वेश्चन में मैंने नहीं लिखा, वो यहां ले लिया। यानी ये क्वेश्चन अब मैं 2 मरतबा सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, एक ये सॉल्व किया आपके सामने, और एक अब मैं कर रहा हूं दिस वन। सेम इसी तरीके से करना है, और बल्कि इसको मैं कॉपी करूंगा और यहीं से मैं इसको जहां चेंज होनी है मैं करता हूं। देखिए सबसे पहले मुझे चाहिए प्रोडक्शन, वो तो सेम है 20,000, लेकिन यहां पर मुझे मल्टीप्लाई करना है मशीन आवर्स टू प्रोड्यूस 1 यूनिट। मुझे यहां लेबर आवर्स नहीं चाहिए। और देखिए क्वेश्चन के मुताबिक मुझे कितने मशीन आवर्स चाहिए। 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी रिक्वायर्स 4 मशीन आवर, तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 80,000 आ गया। अब इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वेरिएबल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर मशीन आवर आएगा, लेबर आवर नहीं आएगा, जो कि ₹20 है। और जब मल्टीप्लाई किया तो बजट मेरा बन गया 1.6 मिलियन।
तो ये मैंने जो दो मरतबा सॉल्व किया, दो मुख्तलिफ रेट लेकर, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि एग्जामिनर ने आपको रेट जो दिया है वो मशीन आवर का दिया हुआ है या लेबर आवर का दिया। ठीक है जी, तो ये सिंपल सी एग्जांपल थी। अब इसको जरा एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाऊंगा मैं। एग्जांपल related to variable production overhead budget with, और ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स मैं कर दूं कैलकुलेशन। ये ओके जी। रेट की बेसिस पर रिस्पेक्टिव ऑर्स की कैलकुलेशन करेंगे। यस, जो भी हमारा बेस होगा ना, उसी को मुताबिक हम जो है रेट को यूज करते हुए उसी और से मल्टीप्लाई करेंगे। मेन जब मेरा बेस जो है वो लेबर और है तो मैं लेबर और से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर बेस मेरी मशीन और है तो मैं मशीन आवर से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है। यहाँ पर आंसर जो कि आपने पूछा सेम होगा, जरूरी नहीं है। यहाँ पर आंसर सेम लिया इसलिए कि मैंने रेट ऐसे लिए हैं कि वो आंसर सेम आ रहा है, बट जरूरी नहीं होता कि आंसर सेम आए, इसमें फर्क आ सकता है। ओके, अब इस एग्जांपल को बनाते हैं जरा। राशिद लिमिटेड provides following data for preparation of variable production overhead budget for next period, production in units of each product, अच्छा आंसर, डज आंसर हैज एनी यूनिट? यस, आंसर इज इन रुपीस। ठीक है, ये जो आंसर आया है, ये जो यहाँ पर वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, ये इन रुपीस, ये मैं लिख देता हूं आपको, ये रुपीस। ठीक है जी। अब प्रोडक्शन इन यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट, लाइक एग्जामिनर हमें क्वेश्चन में देता है जी, प्रोडक्ट ए हमने 7000 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, प्रोडक्ट बी कि हमने 12,000 यूनिट प्रोड्यूस करने। ठीक है, लेबर hours required to produce 1 unit of product A, 1.2 hours, and product B, 4.8 hours. Variable overhead absorption rate is rupees 50 per labor hour. इसमें कॉम्प्लेक्सिटी उस तरह नहीं होती जैसे लेबर में होता है जी, स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर। यहां पर सिंपल एक ही चीज होती है, प्रोडक्ट ज्यादा जितनी मर्जी होती जाए, एंड पे आपने उसको टोटल करना है। ठीक है, 80,000 जी। ठीक है, ये आप सही कह रहे हैं, ये मशीन आवर्स में कर दो, मैंने कॉपी करके लाया था ये, थैंक यू, ये मैंने कर दिया। जी जनाब, तो यहां पर हम
रिक्वायर करते हैं अगेन प्रिपेयर वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड बजट। तो ये भी उसी तरीके से निकालना है, सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स, तो उसमें कोई मसला नहीं। हम ये जैसे मैंने ये फॉर्मेट बनाया है प्रोडक्शन बजट, जो मैं बनाऊंगा तो दोनों यूनिट के अलग अलग कैलकुलेशन करके टोटल कर लूंगा, ठीक है। तो यहां पर जब मैं स्टार्ट करता हूं तो मैं पहले तो लेता हूं प्रोडक्शन बजट इन यूनिट्स, राइट। और इसको हम यहां पर प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट यानी दो कॉलम्स में डिवाइड कर देता हूं, और एंड पे कॉलम लास्ट में यहां बनाएंगे टोटल का, क्योंकि ओवरहेड बजट टोटल से निकलना है, क्योंकि यहाँ आवर्स मुझे टोटल ना भी करूं तो कोई इशू नहीं है, मुझे एक्चुअली अमाउंट लाजमन चाहिए। और यूनिट्स तो वैसे ही टोटल नहीं करते, देखिए 7,000 यूनिट आप प्रोडक्ट ए के हैं और 12,000 यूनिट प्रोडक्ट बी के। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ऊपर हमने पढ़ा था कि और रिक्वायर्ड प्रोड्यूस 1 यूनिट एज पर क्वेश्चन, हमें 1.20 और चाहिए प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए एंड 4.8 और चाहिए प्रोडक्ट बी को बनाने के लिए। जब इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो 8400 लेबर आवर्स प्रोडक्ट ए के लिए और 57,600 आवर्स चाहिए प्रोडक्ट बी के लिए, ठीक है। सो दिस इज लेबर और आवर्स रिक्वायर्ड, ये मुझे अगले साल के लिए इतने आवर्स रिक्वायर्ड होंगे, और अब इन आवर्स को मैं टोटल कर, यानी मुझे टोटल 66,000 आवर्स चाहिए। और अब मैं वेरिएबल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट से मल्टीप्लाई करता हूं पर लेबर आवर, और हमारा जो रेट है एज पर क्वेश्चन वो 50 रुपीज है। जब मैं इसको 50 से मल्टीप्लाई करूंगा, प्रोडक्ट वाइज मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अनलेस के वो रिक्वायर कर रहा है कि प्रोडक्ट वाइज भी आप बजट बनाओ, फिर हम जरूर करेंगे। अदरवाइज 66,000 को हम 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3.3 मिलियन की जो अमाउंट है दैट इज वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड बजट, ठीक है जी। दिस वन इज माय आंसर। ओके, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट बजट आएगा, लास्ट फंक्शनल बजट जो है, जो हमने करना है फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड बजट, ठीक है। आज हम इस लास्ट बजट जो करेंगे वो यही है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड बजट। देखिए, अभी मैंने बताया कि प्रोडक्शन ओवरहेड अभी हमने जो पढ़ा वेरिएबल ओवरहेड प्रोडक्शन बजट और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड बजट जो अभी पढ़ने लगे हैं, याद रखिएगा इसका कैलकुलेशन वे सेम है, देयर इज नो डिफरेंस, ओनली डिफरेंस इज दैट फिक्स। यहां पर जब हमने ये कैलकुलेशन सीखी थी जिस समरी में, कि जब हम ऑर्स कैलकुलेट करते हैं तो वेरिएबल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब फिक्स बजट बनाऊंगा तो फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट से मल्टीप्लाई करूंगा, ऑल द थिंग्स शैल रिमेन कांस्टेंट, बाकी सेम वही रहेंगी, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, ओके, लास्ट आंसर इंटरप्रिटेशन, ओके जी, मैं देता हूं आपको। जी बिल्कुल, आपने ये क्वेश्चन किया, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर मैं पहले दे देता हूँ कि वेरिएबल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या क्वेश्चन में गिवन होगा? यस, बिल्कुल गिवन होता है, ठीक है। इसमें ये हमें गिवन होगा, हम जस्ट मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा, अब ये जो इंटरप्रिटेशन मांगी है कि ये जो आंसर निकाला है इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, इसका मीनिंग ये है कि नेक्स्ट पीरियड में जो मुझे 7,000 यूनिट प्रोडक्ट ए के और 12,000 यूनिट प्रोडक्ट बी के बनाने हैं, इन यूनिट को बनाने के लिए जो मेरे वेरिएबल नेचर के एक्सपेंसेस लगेंगे प्रोडक्शन से रिलेटेड, वो 3.3 मिलियन रुपीस के होंगे, ठीक है। ये उसकी सिंपल इंटरप्रिटेशन।
अच्छा, अब फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड बजट की तरफ आएंगे। अभी जैसे स्टूडेंट ने कहा इतना काफी है, देखिए ये सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है, इसलिए मैं इसको आज मुकम्मल कर देता हूँ। और नेक्स्ट जो क्लास होगी इंशाल्लाह वो जरा इंपॉर्टेंट बजट होता है। आप ये समझ लें कि 80% जो बजट में से क्वेश्चन आता है वो उस अगले लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो उससे रिलेट करेगा। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड बजट। फिक्स्ड ओवरहेड, इसको हम अगर जैसे मैंने अभी मैं आंसर देता हूं आपके सवाल का उसी में। देखिए हमने पढ़ा था पहले VOAR, अब यहां पढ़ेंगे FOAR, मींस फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। अब इसमें फर्क क्या है वेरिएबल और फिक्स में, मैंने अभी एक्सप्लेन भी किया था, एक दफा फिर रिपीट करता हूं। कि मैंने आपसे कहा था कुछ एक्सपेंसेस आपके प्रोडक्शन के ऐसे होते हैं जो प्रोडक्शन ज्यादा और कम होने से के बावजूद कांस्टेंट रहते हैं। उन एक्सपेंसेस को हम कहते हैं फिक्स्ड एक्सपेंस। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो हम कम या ज्यादा होने से यानी ओवरहेड रेट कम या ज्यादा होने से चेंज होते हैं, वो भी कम और ज्यादा होते हैं, उसको हम कहते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस। ठीक है, अब होता यह है कि हम दोनों को अलग कर देते हैं, फिक्स को सेपरेट और वेरिएबल को सेपरेट, और दोनों के लिए फिर सेपरेट रेट जो है वो कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक है, ओके। जिन भी जैसे स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया जी कि मेरा आज पहली क्लास है तो मुझे मटेरियल कहाँ से मिलेगा, तो प्लीज जो आपके कोऑर्डिनेटर हैं पिफा के, जो हेड ऑफिस में जो भी आपके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उनसे रब्ता रखिएगा, वो आपको सब कुछ प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, इट इज अ सिमिलर similar way of equation budget. Only fixed overhead absorption rate per labor hour or machine hour shall be used instead of variable overhead absorption rate per labor. वेरिएबल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, यानी सेम सेम सेम, कोई फर्क नहीं है। अब देखें इसी क्वेश्चन में अगर आता हूं और मैं सारा डाटा सेम रखते हुए सिर्फ यहां पर वेरिएबल की जगह फिक्स का वर्ड लिख देता हूं, तो क्या कैलकुलेशन में क्या फर्क आएगा? यहां पर फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट से मल्टीप्लाई करूंगा, दैट्स ऑल, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट में और वेरिएबल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट में। जी, इसमें आपने कहा कि जी कोई थ्योरी का भी है इसमें पोर्शन, तो याद रखिएगा इसमें थ्योरी का पोर्शन भी पेपर में आता है, बिल्कुल आता है, इसलिए मैंने आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए हैं उसको पढ़िएगा। और इसमें से थ्योरेटिकल पोर्शन भी पेपर में आता है, बट ये याद रखिएगा पास्ट हिस्ट्री जो है मैंने पहले दिन आपके साथ शेयर की थी, और एक दफा फिर मैं आपको बता देता हूं जो आपको फर्स्ट डे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। आपका जो पास हिस्ट्री है लास्ट 10 पेपर्स की, अगर मैं उसको एनालिसिस जो मैं करूं तो उसमें बड़ा ऑब्वियस आता है कि आपका जी थ्योरी का पोर्शन जो है ना वो तकरीबन एवरेज में 20-25% होता है, और बाकी सारा का सारा आपका न्यूमेरिक होता है, इसलिए न्यूमेरिक को जरा खास तौर पे आपने डिस्कस करना है। ठीक है, एमसीक्यूज पेपर में नहीं आते, इसका सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल। ओके, ठीक है जी। ये जितना हमने पढ़ा आज इसको जरा रिपीट कीजिएगा, और अब मैं उसमें क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करूंगा। ठीक है, सिर्फ मुझे 2 से 4 मिनट की ब्रेक दीजिएगा, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ, प्लीज। थैंक यू।
जी जी, हेड ऑफिस से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जरा स्टूडेंट्स को अलाउ कर दीजिएगा क्वेश्चंस। कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो प्लीज कीजिएगा। Recording stopped. सर ये अब्दुल माजिद हैं, वो उनका भी माइक ऑन है, और मोहम्मद हसन डोगर है, उनका भी माइक ऑन है सर। उन्हें बोलें कि क्वेश्चन है तो बता दें। रेज हैंड किया हुआ है सर बेसिकली। ओके जी, जी माजिद, Recording in progress. मोहम्मद माजिद, आप प्लीज कोई क्वेश्चन करना है तो आप कीजिएगा, आपका माइक ऑन है। जी, और कोई स्टूडेंट प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, साद है। जी जी प्लीज। सर काइंडली अगर आप थोड़ा सा समराइज करके आज का लेक्चर रिपीट कर दें। मैं अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था। ओके श्योर। थैंक यू सर। जी ठीक है, आज के लेक्चर में ना हमने स्टार्ट किया था जी। और कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो कर लें, फिर मैं एक ही दफा ये रिपीट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, उस्मान नवाज हियर। यस प्लीज। वालेकुम अस्सलाम। सर सबमिशन ये थी कि लास्ट लेक्चर में सर आपने एनालिटिकल सेल बजट का कॉन्सेप्ट जो है वो शेयर किया था जी सर, उसको जरा रिपीट कर दीजिएगा इन कॉन्टेक्स्ट विद लास्ट पेपर सर। लास्ट पेपर। अच्छा, ऐसा है कि आपका मैं आंसर दे देता हूँ कि जब हम जरा क्वेश्चन करेंगे ना तो वो खुद ब खुद रिवाइज में से ये सारे बजट हो जाएंगे आपके, इंशाल्लाह वो इतना मसला नहीं होगा। अभी आप जरा ब्रीफली थोड़ा सा इसको देख लें, क्योंकि अगर मैं बैक पे जाऊंगा तो ऑब्वियसली टाइम जरा ज्यादा लगता जाएगा, तो इस वजह से फिर भी नहीं समझ आएगी, फिर आप मुझसे दोबारा क्वेश्चन जरूर कर लीजिए। जी बेहतर हो गया। और सर लास्ट सेशन जब वाइंड अप हो रहा था उस वक्त सर आप से रिक्वेस्ट की थी कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक और फीड फॉरवर्ड अप्रोच जो है उसको रिपीट कर दीजिएगा। तो आपने जी सर नेक्स्ट लेक्चर के लिए एडवाइस किया था, तो उसे भी सर अगर हो सके तो देखिएगा। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल करता हूँ। देखिए थैंक यू। बेसिकली तो मैं ये बिल्कुल करता हूँ आपको, सॉरी मैं भूल गया था, आपने अच्छा किया याद करा दिया। देखिए हमारी कंट्रोल जो होता है ना, दो किस्म का कंट्रोल होता है, एक फीडबैक अप्रोच और कंट्रोल कहते हैं, और एक फीड फॉरवर्ड अप्रोच कहते हैं। इसमें बेसिक फर्क मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि आप चले आपके ऊपर है, आप स्टूडेंट्स हैं, आपके ऊपर मैं उसी बेस पे लगाता हूँ कि आप अपनी ये सब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, ठीक है। आप पूरा सेशन पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, एग्जामिनेशन देते हैं, एग्जामिनेशन के बाद आप फीडबैक आपको मिलेगा थ्रू एग्जाम्स, ठीक है। यानी दरमियान में आपने कोई अपने प्लान से हटे नहीं है, आप जो प्लान था उसके मुताबिक आप काम करते गए और पेपर दिया और रिजल्ट आया। रिजल्ट्स ने आपको बताया कि आप का फीडबैक क्या है, सो दैट इज अ फीडबैक। अब जरा मैं फीड फॉरवर्ड को इसमें लिंक करता हूं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। फीड फॉरवर्ड में क्या होता है कि आप जिस वक्त प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और ड्यूरिंग प्रिपरेशन अगर कोई आपको कॉन्स्ट्रेंट्स आते हैं, उन कॉन्स्ट्रेंट्स को कैसे रिमूव किया जाए कि आपका अल्टीमेट टारगेट जो है पेपर पास करने वाला उस पर इम्पैक्ट ना आए। मतलब पहले फीडबैक में अगर मैं ये कहूं कि अगर कोई आपकी कॉन्स्टेंट आ रहे थे, आपने उसको इग्नोर किया, और इग्नोर करने के बाद आपने रिजल्ट पर जाकर देखा कि मेरे साथ क्या आउटकम निकला, क्या मेरे ऑब्जेक्टिव के मुताबिक था या नहीं, दिस इज प्योरली फीडबैक। लेकिन फीड फॉरवर्ड में हम जरा एक पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं, और उस अप्रोच को यूज करते हुए जो चेंजेस रिक्वायर्ड होती हैं उन चेंजेस को वेल इन एडवांस हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, ताकि जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो आउटकम जो है वो फेवरेबल हो जाए अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट, ठीक है जी। जी, और कोई क्वेश्चन जी? लास्ट लेक्चर की जो शीट्स हैं वो मैंने शेयर कर दी थी ऑलरेडी। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा फीडबैक से रिलेटेड ही है। आपने हमें क्वेश्चन दिए थे पास पेपर के, तो सर हम सॉल्व तो कर रहे हैं साथ साथ। कोई ऐसा मैकेनिज्म ट्राई करें कि वो हम आपको सेंड करें, हमें पता भी चले कि हम ठीक कर रहे हैं या कोई उसमें इशू आ रहा है। ठीक है, इस वो जो मैंने क्वेश्चन शेयर किए थे उसको अभी मैंने क्लास में करवाने हैं,
इसको ये करके ये सारे जो हम लेक्चर मुकम्मल कर लेंगे बजट का, तो फिर मैं बजट के क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो उसमें इंशाल्लाह आप लोगों ने किए होंगे तो जरा जल्दी हो जाएगा और आप अपना जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो इसमें कमी है, ड्रॉबैक्स है, उसको आप बेहतर कर सकते हैं। आई थिंक इट विल बी बेटर। फिर भी अगर आपका कोई और मशवरा है तो आप जरूर दे सकते हैं। सर थैंक यू, मेहरबानी, अगर इस तरह हो जाए तो बहुत बेहतर है इंशाल्लाह जी। तो मैं जरा आज के लेक्चर की समरी दे दूं, ठीक है। देखिए आज हमने स्टार्ट किया था कल के लास्ट लेक्चर से मटेरियल यूजेज बजट से, ठीक है। और ये यूसेज बजट हम लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके थे। सिर्फ मैंने आज पहले एक एग्जांपल ली और ये कॉम्प्लेक्स एग्जांपल का नाम दिया है इसको सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर 2 प्रोडक्ट्स तैयार हो रही थी और 2 मटेरियल चाहिए, ठीक है। कि अल्फा और बीटा हम बना रहे हैं और उस पे मटेरियल ए भी लगेगा और मटेरियल बी भी, ठीक है। कितनी कितनी क्वांटिटी मटेरियल ए की लग रही है ये क्वेश्चन में गिवन है। तो हमने इसको जरा सॉल्व किया था, जरा ब्रीफली बता देता हूं कि हमने कितने कितने यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, उसको मल्टीप्लाई किया था इन क्वांटिटी से, ताकि हम मटेरियल ए की क्वांटिटी बना लें और मटेरियल बी की क्वांटिटी कैलकुलेट कर लें। देखिएगा जैसे 20,000 यूनिट आपने अल्फा के बनाने हैं और अल्फा को में 2 kg मटेरियल ए चाहिए, 3 kg मटेरियल 3 चाहिए बी चाहिए। तो 20,000 इंटू 2 40,000 एंड 20,000 इंटू 3 ये 60,000 मटेरियल बी। इसी तरह बीटा में आएंगे तो 25,000 यूनिट बनाने और बीटा में मुझे 1 kg और 4 kg चाहिए। तो 25,000 इंटू 1 एंड 25,000 इंटू 4, इनको प्लस किया तो ये यूजेज इन केजी आ गई और रेट से मल्टीप्लाई किया तो केजी इन अमाउंट आ जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद हमने डिस्कस किया था मटेरियल परचेज बजट, ये नया बजट था आज जो हमने पढ़ा। लेकिन परचेज बजट में हमने क्या करना होता है कि हमारी बेस होती है यूजेज, कि हमने जितना मटेरियल यूज करना है बजट पीरियड में उतना मुझे परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस जितनी इन्वेंट्री मुझे मेंटेन करनी है। देखिए हर मैनेजमेंट का कुछ ना कुछ एक पॉलिसी होती है कि कुछ ना कुछ आप इन्वेंट्री मेंटेन करोगे। जैसे मैंने एग्जांपल में वैसे सिंपलीफाई लिखा कि 10% ऑफ यूजेज शुड बी द क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब अगर आप अज्यूम कर रहे हो, ये डाटा जो मैंने लिखा है ये किसी क्वेश्चन से नहीं लिया, वैसे ही लिखा है समझाने के लिए कि 30,000 kg अगर आप कहते हो कि मेरा मटेरियल कंज्यूम होगा, और तो यकीनी बात है तो ये भी मुझे खरीदना पड़ेगा। प्लस आप ये कहते हो कि 10% ऑफ दिस मटेरियल शुड बी हेल्ड एज एन इन्वेंट्री एट द पीरियड एंड, यानी 3,000 मुझे मटेरियल जो है वो स्टॉक के लिए भी चाहिए होगा, तो 33,000 यूनिट मुझे केजी खरीदने चाहिए। लेकिन इसमें से 2500 केजी मुझे नहीं खरीदने होंगे क्योंकि ये पिछले पीरियड में ऑलरेडी मैं बाय कर चुका हूं। जो पिछले पीरियड की क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो इस पीरियड की ओपनिंग इन्वेंट्री हो जाएगी। जब इसको मैं लेस करूंगा तो मेरे पास मटेरियल परचेज बजट इन क्वांटिटीज आएगा और उसको जब मैं रेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। वो परचेज बजट इन रुपीज आ जाएगा। तो ये बेसिकली हमारा परचेज बजट था। इसके लिए भी मैंने ये एग्जांपल दी थी, तो प्लीज इसको जरा एक दफा देख लीजिएगा। जैसे मैंने ऊपर ये टेबल बनाई है, तो ये जैसे लेक्चर के बाद मैं इस शीट को आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, तो ये आप जरा देख लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह लेबर में आते हैं। जब हम लेबर बजट आते हैं, अगेन जितने भी आपके प्रोडक्शन कॉस्ट बजट है वो सब प्रोडक्शन बजट पर बेस करते हैं। आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि प्रोडक्शन बजट वाहिद बजट है, यूनिक बजट है जो सिर्फ यूनिट्स में होता है। इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इसकी बेस पर सारे कॉस्ट हमने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो ये तो एक तो प्रोडक्शन पर बेस करता है। अब लेबर बजट के लिए मुझे 2 इंफॉर्मेशन बड़ी जरूरी चाहिए। एक तो प्रोडक्शन बजट चाहिए और सेकंड कितने और चाहिए एक यूनिट को बनाने के लिए, ठीक है, फॉर ईच क्लास ऑफ लेबर। अब क्लास ऑफ लेबर का मतलब क्या है कि बाज़ औक़ात बल्कि अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास स्किल्ड लेबर भी होती है, सेमी स्किल्ड भी होती है, अनस्किल्ड भी होती है, और ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन से प्रोडक्ट तैयार कर रही होती है। अब सारी की सारी प्रोडक्ट स्किल से बनाएंगे तो कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगी। तो इसलिए कुछ पोर्शन जो है वो स्किल्ड करता है और कुछ ऐसा पोर्शन जो स्किल्ड के अलावा अनस्किल्ड कर सकता है या सेमी स्किल्ड, तो आप उससे भी कर सकते हैं। मैंने जैसे एग्जांपल दी भी थी, अब एक दफा फिर रिपीट करता हूं। लाइक आप जैसे ऑपरेशन करते हैं सर्जन, तो ऑपरेशन के जो प्री
ऑपरेशन ट्रीटमेंट और पोस्ट ऑपरेशन ट्रीटमेंट मोस्टली जो डील कर रहे होते हैं वो पैरामेडिकल स्टाफ होता है, यानी सेमी स्किल्ड कह लें। तो अब अगर सारा ही ट्रीटमेंट ये सर्जन देगा तो कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगी। इस वजह से इसका एक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है कि ऐसा काम जो सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड कर सकती है तो हम उनसे करवाएंगे, और जो मेन एरिया है वर्क का वो स्किल्ड करेंगे। ठीक है। टीचिंग की मैं बात करूं तो टीचिंग में अक्सर आपका एक आइडिया होता है टीचर असिस्टेंट का। अब टीचर जो होता है वो लेक्चर देके जाता है, वो जो भी हमारा प्रोफेसर या लेक्चरर होता है वो लेक्चर देके जाता है, और उसको फर्दर एक्सप्लेनेशन देने के लिए, उसको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाने के लिए टीचर असिस्टेंट जो है हेल्प प्रोवाइड करता है। सो दैट इज आल्सो नॉन एज सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर। ठीक है। जब ये दोनों इंफॉर्मेशन आ जाएंगी, मैं इन दोनों इंफॉर्मेशन को मल्टीप्लाई करूंगा, यानी प्रोडक्शन बजट को मल्टीप्लाई करूंगा मैं लेबर बजट के साथ, तो मेरे पास लेबर बजट बन जाएगा आवर्स में, और उसके बाद जब रेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका लेबर बजट इन रुपीस आ जाएगा। ये समरी में आप देख सकते हो, प्रोडक्शन बजट को मैंने मल्टीप्लाई किया आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट, तो डायरेक्ट लेबर आवर्स बजट आवर्स आ गए। उसके बाद स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्ट लेबर बजट इन रुपीस आ जाएगा। ये जो एक्सरसाइज मैंने की है ये सारी की सारी लेबर के साथ होगी, चाहे वो आपकी स्किल्ड लेबर हो, अनस्किल्ड हो और सेमी स्किल्ड हो। ठीक है। अच्छा जी, अब ये एक स्टूडेंट ने दरमियान में क्वेश्चन किया है, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट एंड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। देखिए फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट का जब मैं लफ्ज यूज करूंगा तो इसके अंदर फिक्स्ड भी शामिल है और वेरिएबल भी शामिल है, और जब मैं फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट की बात करूंगा तो इसमें सिर्फ फिक्स कॉस्ट इंक्लूड है। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से ये फिर इसकी एग्जांपल्स की हमने, बिल्कुल सेम उसी तरीके से एक सिंपल एग्जांपल ली और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी डाली, यानी कॉम्प्लेक्सिटी में सिर्फ ये है कि 2 किस्म की लेबर है बस, बाकी ये कैलकुलेशन एक दफा फिर देखिएगा। उसके बाद फिर हम वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड बजट में आए, और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड में हमने थोड़ा सा, मैंने ये ब्रीफली बताया था कि वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड जो है ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है, जो प्रोडक्ट के अंदर एब्जॉर्ब की जाती है, उसके अंदर ऐड की जाती है विद द हेल्प ऑफ वेरियस कॉस्टिंग टेक्निक्स लाइक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जो कॉस्ट अकाउंटिंग में आप पढ़ के आए। ठीक है। इसमें जो एब्जॉर्प्शन रेट होता है, जिस रेट के थ्रू उस प्रोडक्ट को कॉस्ट में एब्जॉर्ब करते हैं, ऐड करते हैं, वो लेबर और बेस्ड भी हो सकता है और मशीन और बेस्ड भी हो सकता है। इसके लिए भी वही इंफॉर्मेशन चाहिए जैसे मैंने बात की थी। एक तो इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए इस बजट को बनाने के लिए कि मेरे पास प्रोडक्शन बजट कितना होगा, यानी कितने यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, और सेकेंडली अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन थी जो मैंने लिखी थी कि अगर एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो बेस कर रहा है लेबर आवर्स पे तो फिर लेबर बजट मुझे चाहिए होगा, और अगर एब्जॉर्प्शन रेट मशीन आवर्स पे होगा तो फिर मुझे मशीन आवर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे कि इतने यूनिट्स को बनाने के लिए कितने मशीन आवर्स जो हैं वो मुझे रिक्वायर होंगे। ठीक है। और जब ये दोनों इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी तो मैं इसको जस्ट मल्टीप्लाई करूंगा तो वो मेरे पास बजट बन जाएगा। समरी में देखते हैं, जैसे मैंने लिखा कि प्रोडक्शन बजट आप लोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट। अब यहाँ जो आवर्स हैं वो अगर लेबर और बेस है तो लेबर आवर्स लोगे, मशीन आवर बेस है तो मशीन आवर लोगे। ये बेस का लफ्ज जो मैं यूज कर रहा हूँ ये वेरिएबल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट के लिए यूज कर रहा हूँ, VOAR, ये मैंने लिखा भी हुआ है। VOAR स्टैंड्स फॉर वेरिएबल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ठीक है। तो यहां पर जब मैं आवर्स से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये वेरिएबल ओवरहेड प्रोडक्शन बजट इन आवर्स आएगा, उसको जब मैं VOAR से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास प्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल ओवरहेड प्रोडक्शन बजट इन रुपीस आ जाएगा। ये सिंपल एग्जांपल में देख भी सकते हो कि A लिमिटेड हैज बजटेड टू प्रोड्यूस 20,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट B। आपने 20,000 यूनिट बनाने हैं। 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट B रिक्वायर्ड 5 लेबर आवर्स एंड 4 मशीन आवर्स। वेरिएबल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज 16 पर लेबर आवर। देखो अब मेरा जो बेस है वो लेबर आवर्स है, तो क्वेश्चन में लेबर आवर्स भी दिए हुए हैं, मशीन आवर्स भी दिए हुए हैं, मैं सिर्फ लेबर आवर्स लूंगा, यानी 5 लेबर आवर्स लगेंगे 1 यूनिट को बनाने के लिए। तो इसका मतलब 20,000 यूनिट को बनाने के लिए 100,000 लेबर आवर्स लगे। इसको 16 जो रेट दिया उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड बजट आ जाएगा। और फिर मैंने नीचे दोबारा इस एग्जांपल को सॉल्व किया इस असम्पशन पे कि अगर आपको बेस मशीन और एब्जॉर्प्शन रेट दे दे
तो फिर मैं ये मशीन आवर से मल्टीप्लाई करके पहले मशीन आवर्स निकालूंगा और फिर वेरिएबल ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट पर मशीन आवर निकलेगा। ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड की जैसे मैंने बात की, तो फिक्स्ड ओवरहेड मैंने आपको बताया सेम यही कैलकुलेशन करनी है, सिर्फ जहां वेरिएबल ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट आ रहा है वहां फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट आएगा। ठीक है, अच्छा ये स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया जी फैक्ट्री ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट कब यूज करेंगे, काइंडली एक्सप्लेन। वहां यूज करेंगे जहां फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड बजट बना। ठीक है, अच्छा जहां तक बुक का ताल्लुक है, बुक कौन सी रिकमेंड करूंगा, तो मैंने बुक जो है जो आपको पिफा ने रिकमेंड की है वही रिकमेंड करूंगा, आई कैप की जो सीए की जो बुक है, लेकिन इस वक्त रिसेंट आई है वो वाली बुक नहीं, जो पुरानी बुक है वो लीजिएगा, क्योंकि जो रिसेंट आई है उसके अंदर से बजट आप उनके सिलेबस से निकल चुका है। वो एक और बुक में आ चुका है MFA के नाम से, यानी मैनेज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वो शामिल नहीं है। तो कैफ 9 की जो बुक हुआ करती थी, कैफ 8 की, वो वाली अगर बुक मिल जाए तो वो बेहतर है। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको जी। कोई क्वेश्चन और? अच्छा बुक में आपको जी सर जी जी प्लीज। सर उस्मान बात कर रहा हूँ। जी उस्मान। सर इस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा गाइड कीजिएगा कि से लास्ट पेपर सर देख रहे थे, उसमें एक जगह उन्होंने रिक्वायर किया था प्रिपेयर वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड बजट, और सर साइलेंट था क्वेश्चन ऑन कॉन्टेक्स्ट विद बेस्ड ऑन आइदर मशीन आवर्स और लेबर आवर्स, जबकि क्वेश्चन के डाटा गिवन के अंदर सर दोनों के लिए डाटा गिवन था, मशीन आवर्स का भी स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल थे और लेबर आवर्स भी अवेलेबल थे। इन डैट के सर किसको बेस रखेंगे, क्या दोनों के लिए कैलकुलेट कर देंगे या किसी एक को अज्यूम करके उसी के लिए कैलकुलेशन करके छोड़ देंगे? ठीक है, देखिए लास्ट पेपर मेरे सामने ही है इस वक्त, और इसमें तो ये वाला नहीं था। बहरहाल आपको क्वेश्चन में जब भी आएगा क्वेश्चन कर लेंगे। 27 सर, जी विंटर 2017 सर। ओके ओके, मैं जरा एक मिनट, मेरे सामने ही है पेपर, मैं ओपन कर लेता हूँ। विंटर 2017, क्योंकि पेपर देख के मुझे आइडिया होगा। क्वेश्चन नंबर याद है आपको? नो सर, नो 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 एग्जैक्टली सर नंबर नहीं, लेकिन वो लास्ट सर प्रैक्टिस कर रहे थे तो उसमें देखा था। अच्छा अच्छा, बहरहाल इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर साइलेंट हो के आपको दोनों दिए और साइलेंट हो और कहता है वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड बजट बनाओ, दोनों पे अलग अलग बना दो। एक बजट बनाओ मशीन आवर्स पे, एक बनाओ लेबर आवर्स। ठीक है, राइट सर। ठीक। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो आपने स्टार्ट में मटेरियल यूजेज की जो कैलकुलेशन की थी, इसमें तो आपने लीटर्स भी यूज किए थे और बुकेजेस भी यूज किए थे जी तो सर इसमें काइंडली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा प्लीज। जी ठीक है, देखिए इसमें जो मटेरियल यूज हो रहा है ना, हमने अज्यूम किया कि एक मटेरियल जो है वो मटेरियल ए है, जिसका जो वेट है या जो उसका यूनिट है वो केजी है, और मटेरियल बी जो है उसका वेट जो है वो लीटर्स है। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली जब मैं कोई भी प्रोडक्ट बनाता हूं तो उसमें दोनों मटेरियल मुझे चाहिए, केजी वाला भी और लीटर वाला भी। इसलिए जो मटेरियल बजट जब आप बनाओगे तो मटेरियल के अपने कॉन्टेक्स्ट में बनाओगे। जैसे मटेरियल ए का बजट मैंने जब बनाया, ये देखिएगा मटेरियल ए का ये केजी में बनेगा क्योंकि इसका यूनिट केजी है, और मटेरियल बी का जो मटेरियल बी का जो बजट बनेगा वो लीटर्स में बनेगा। ठीक है, इसमें बस सिंपल आपने ये ज़हन में रखना है, यूनिट्स का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, यूनिट्स तो प्रोडक्शन के लेने हैं। ठीक है सर, उसके आगे उसके वो जो स्टैंडर्ड प्राइस है बस उसके पर्सपेक्टिव उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जी बिल्कुल एग्जैक्टली, जो यकीनी बात है केजी में आ रहा है उसको पर केजी रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो लीटर्स में आ रहा है उसको पर लीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, थैंक यू। एक और स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि ये जो प्रिपरेशन हम कर रहे हैं पास पेपर करेंगे और जो मटेरियल मैं प्रोवाइड करूंगा इट इज इनफ फॉर एग्जामिनेशन? यस इंशाल्लाह दीज आर इनफ। जो मैं एग्जामिनेशन के लिए बेहतर समझूंगा मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा चीज।
ठीक है जी, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच। Recording stopped.